हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर वीडियो लेक्चर 8। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक कराएंगे आपको, टॉर्क। पर उस टॉपिक को समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स। रिकॉल करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये हमारा एक फोर्स का फॉर्मूला है जो फोर्स लग रहा है जब एक चार्ज पार्टिकल Q रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर। अब यहां एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आप अगर कूलम्स लॉ की बात करें, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी ये है कि जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, और अगर ये r डिस्टेंस दूर रखे हैं तब आप इनके ऊपर फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज करिए आपके पास कोई और केस है, लेट अस से आपके पास एक शीट चार्ज है। गॉस थ्योरम पढ़ा दिया है तो अब आपको समझ में आएगा शीट चार्ज, और यहां पर एक चार्ज Q रखा है। अब क्योंकि ये शीट भी चार्ज है और ये पार्टिकल भी चार्ज है तो ये शीट इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी, पर यहां पर हम कूलम्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है इट इज एप्लीकेबल ओनली बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहां पर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये शीट है। शीट इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो क्या करेंगे फिर यहां पर, अगर मेरे को फोर्स निकालना है कि ये शीट इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। अब क्योंकि ये शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। अब क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो वहां पर आप ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और यहां पे ई की वैल्यू आप वो वाली डालेंगे जो शीट ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा होगा। हमारे पास सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट्स थे, लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, शीट, शेल। तो ये चार्ज जो रखा हुआ है ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये जो रेड कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये शीट ने प्रोड्यूस करा है। और शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, F इक्वल टू क्यू ई। ये Q वो वाला चार्ज होता है जिसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, कितना है ये Q, और ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, शीट का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप लिख सकते हैं Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Q और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से जो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फोर्स किस तरफ लगेगा वो आप यहां से इस फॉर्मूले से देखिए, F इज इक्वल टू क्यू ई। ई पे भी वेक्टर साइन है और F पे भी वेक्टर साइन है। तो अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर सपोज करिए आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव साइन आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे अगर चार्ज माइनस क्यू है तो माइनस के आने से फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो आप कहेंगे उस केस में फोर्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। अब देखते हैं यहां पर
हमारा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, तो पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो भी उसी तरफ लगेगा। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस पे कैसा आएगा। याद रखना इस बात को, फोर्स कैसे निकालते हैं। अब सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप। किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? पैरेलल लाइंस बनी हुई है, इक्वली स्पेस्ड। क्या कहलाता है इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह बराबर है। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, कहीं से हम एक इलेक्ट्रॉन लाए और इस इलेक्ट्रॉन को लाके हमने यहां रख दिया। अब आपसे वो पूछता है बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कितनी होगी और किस तरफ होगी। थोड़ा सा क्लास 11th का लॉजिक यूज होगा। तो पहले तो ये बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये किसी चार्ज से ही आया होगा, किसी चार्ज ने तो प्रोड्यूस करा होगा, तो वो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो फोर्स का मैं जनरल फॉर्मूला यूज कर सकता हूं यहां पे, क्योंकि मुझे नहीं पता दूसरा चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज रहा है या नहीं रहा, पर एक जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा यूज करा जा सकता है। तो ये हम यूज करेंगे F इक्वल टू, अब जो मेरा चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 है। अब यहां ये माइनस साइन का मतलब यही है कि जो फोर्स लग रहा होगा F इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा, इस तरफ। और यहां से आप कैलकुलेट करके, आप अगर नेगेटिव फॉर्मूले में नहीं भी लगा रहे तो इस बात को लिख दीजिए अलग से कि जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। तो फोर्स आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -17 न्यूटन। यानी जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स लगेगा। अब हमसे पूछ रहा है वो व्हाट इज द एक्सेलरेशन। इसके लिए हमें न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। फोर्स है हमारा 1.6 10 रेज़ टू पावर -17, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 -31 इंटू एक्सेलरेशन। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला। अब इस पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्लास 11th में आपने मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ा होगा। सपोज करिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम। इस बार जे कैप यानी ऊपर की तरफ है। हमने क्या करा, इस बार इलेक्ट्रॉन रखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन। इलेक्ट्रॉन को हमने थ्रो करा विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। अब आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका मोशन किस तरीके से होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधा चला जाएगा? देखो, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगता, जब आपने ये इलेक्ट्रॉन थ्रो करा अगर कोई फोर्स नहीं लगता इस पे तो ये सीधा चला जाता स्ट्रेट। पर पहली चीज स्टेप बाय स्टेप देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आया
क्या इस पे फोर्स लगेगा? हाँ, चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा। अब किस तरफ लगेगा फोर्स? उसके लिए लॉजिक चेक करो, नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ऊपर की तरफ है, जे कैप। तो फोर्स जो लगेगा इस पार्टिकल पे, वो फोर्स, सपोज करिए ये पार्टिकल है तो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा। और जब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ये पार्टिकल सीधा ना जाकर नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। कुछ ऐसे इमेजिन करो कि आपने एक बॉल को बिल्डिंग पे से थ्रो करा, क्या ये बॉल सीधा चली जाती है? नहीं, उस पे नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगता है तो वो प्रोजेक्टाइल फॉर्म में नीचे आती है। तो सेम यहां इलेक्ट्रॉन को जब आप थ्रो करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा QE, उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगी और वो इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाकर नीचे मुड़ जाएगा। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, चलिए कि इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं L। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में से बाहर आएगा तो इसमें कितना डिविएशन हो चुका होगा। सीधा ना जाकर, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पाथ से नीचे डिविएट हो चुका है। तो इसमें जो ओरिजिनल पाथ से डिविएशन हुआ होगा वो कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास 11th में आपको मोशन इन 2 डायमेंशन रिकॉल करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है, तो -e इंटू ई। QE फॉर्मूले में मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e पुट करा है। अब ये माइनस अगर आप ना भी पुट करो, इस माइनस का मतलब पर समझ में आना चाहिए। माइनस का मतलब ये है कि फोर्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो मैं नेगेटिव नहीं लगा रहा हूं, मैं इस बात को फिगर में शो कर देता हूं कि फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स हमें पता है बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो फोर्स जो लगा है E इंटू ई इज इक्वल टू ma। तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गई E बाय m, और ये एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन। अब हाउ विल आई फाइंड आउट कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, Sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर अलॉन्ग द y एक्सिस। मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई करी है? y एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग जब वो पार्टिकल जा रहा है तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो करा है d। अगर x एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो अलग है। x एक्सिस के अलॉन्ग उस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो ये है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल अलॉन्ग x एक्सिस, वो तो l है। y एक्सिस के अलॉन्ग बात करेंगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो d है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन x के अलॉन्ग अलग से लगाई जाती है, y के अलॉन्ग अलग से लगाई जाती है। तो आई एम फर्स्ट अप्लाइंग दिस इक्वेशन अलॉन्ग द y एक्सिस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलॉन्ग y एक्सिस जो है वो d है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द y एक्सिस u नहीं है, ये गलती मत करिएगा, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, पर वो तो x एक्सिस के अलॉन्ग थी ना। इनिशियली जब पार्टिकल को फेंका गया था तो उसकी वेलोसिटी x के अलॉन्ग थी, उसकी वेलोसिटी y के अलॉन्ग नहीं थी। तो y के अलॉन्ग उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गई QE बाय m, सॉरी e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E बाय m इंटू टी स्क्वायर। अब टाइम कैसे निकालें? d तो हमारा यहां से सॉल्व होकर आ जाएगा, d का फॉर्मूला आ गया हमारा यहां पे, E
t²/2m। अब क्वेश्चन ये बचा बस कि यहां पे t की वैल्यू कैसे आएगी। अब उसके लिए आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो, आप अलोंग एक्स एक्सिस ये फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब पार्टिकल जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसमें कोई फोर्स नहीं लगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो एल है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी जो स्पीड थी वो यू थी, और यहां से मैं टाइम निकालूंगा, तो जो टाइम आएगा वो आ जाएगा L/u, और टाइम हम जानते हैं x और y में सेम ही रहता है, तो यहां पर इस t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा L²/u²। यानी जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर आएगा तो उसके अंदर जो डिविएशन होगा d, ये वाला, वो इतना होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, डिविएशन जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, उस पे बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने करा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा से देखो, अपने आप ट्राई करो। एक बार जब आप देख चुके हो तो उसके बाद स्टॉप द वीडियो एंड उसको अपने आप ट्राई करिए कि आप ये सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर उसको आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक और डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे टॉर्क की। ये सब आपको मैंने बताया, तब टॉर्क के डेरिवेशन में भी ऐसा ही कुछ लॉजिक यूज होगा। ठीक है, तो टॉर्क के लिए इसको रब करते हैं, अब टॉर्क के डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा ये डेरिवेशन है, डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चीज आपने रटनी नहीं है, कोई डेरिवेशन रटनी नहीं है, ध्यान से हेडिंग देखोगे अपने आप समझ में आएगा क्या हो रहा है। डायपोल हम जानते हैं, डायपोल होता है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज का पेयर, डिस्टेंस होता है 2a, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करना जानते हैं, तो फिगर में देखिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, लाइंस जो बनाई है उनके बीच की स्पेसिंग बराबर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ये डायपोल रखा है। डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, +q और -q, और उनके बीच का सेपरेशन होता है 2a, सेंटर से a उधर और ये सेंटर से a नीचे, और ये जो डायपोल रखा है ये टिल्टेड है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, अभी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। एक टर्म हमने आपको बताई थी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट अगर आप रिकॉल करें, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट जो होगा, अगर वेक्टर आप बनाएंगे तो इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और क्या फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का? चार्ज इनटू द डिस्टेंस, यानी q इंटू 2a। तो ये हमारा एक डायपोल है, दो चार्जेस हैं, और ये डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब वो आपसे पूछता है क्या होगा, बताइए जब डायपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा तो क्या होगा। तो एक एक करके समझते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी चार्ज पार्टिकल ने, किसी सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस करा होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू QE। किस तरफ लगेगा ये फोर्स? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू QE। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू, अब माइनस नहीं पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, आइडियली मुझे -QE लिखना चाहिए, पर उस माइनस का मतलब क्या होगा कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो उसको मैंने ऑलरेडी शो कर ही दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उसके ऑपोजिट शो कर ही दिया है मैंने, तो दोबारा माइनस नहीं लिखेंगे, तो फोर्स है QE।
यानी डायपोल के पॉजिटिव वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिव वाले पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं डायपोल पर टोटल फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द टोटल फोर्स, तो आप कहेंगे QE उस तरफ, QE इस तरफ, टोटल फोर्स तो जीरो हो गया। अगर टोटल फोर्स जीरो हो गया यानी ये डायपोल ना ही राइट में जाएगा ना ही लेफ्ट में जाएगा, यानी देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया। अब आप एक पार्टिकल पर एक फोर्स लगाते हैं, राइट की तरफ लगा रहे हैं और मैं इसको लेफ्ट की तरफ लगा रहा हूं, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो ये मूव ही नहीं करेगा, यानी देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। पर यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड उसके साथ साथ दीज फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर। ये दोनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के लॉन्ग एक्ट नहीं कर रहे। अगर दो फोर्सेस ऐसे होते तो ये फोर्सेस कहलाते हैं कोलिनियर फोर्सेस, एक ही लाइन के लॉन्ग एक्ट करते हैं। पर सपोज करिए अब ये फोर्सेस इस तरीके से हैं, अब ये नॉन कोलिनियर फोर्सेस हो गए, क्योंकि वो वाला जो फोर्स है वो इस लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहा है और ये वाला फोर्स इस लाइन के लॉन्ग, दीज आर नॉन कोलिनियर फोर्सेस। और आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ऐसे फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, कपल प्रोड्यूस करते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हिच आर नॉन कोलिनियर, दे प्रोड्यूस अ टॉर्क, या आप कह सकते हैं कपल। तो यहां पर ये फोर्सेस एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब टॉर्क सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं टॉर्क क्या होता है। एक सिंपल सी बात, एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में अगर हम कहें तो टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है, कोई हाई फाई चीज नहीं है टॉर्क। टॉर्क एक ऐसे फोर्स हैं जो आपके ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराएंगे, वहीं रखे रखे उसको रोटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके घर में फैन है, जब आप उसको ऑन करते हैं वो फैन मूव नहीं करता, वो ये नहीं कि अपनी जगह से चल के राइट चला गया या लेफ्ट चला गया, वो वहीं रखे रखे रोटेट करता है। यानी उस फैन की जो मोटर है वो उस पर टॉर्क लगा रही है। टॉर्क एक ऐसा फोर्स कह सकते हैं हम जो ऑब्जेक्ट को वहीं रखे रखे रोटेट कराता है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से समझे इस बात को, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। ये आपका डायपोल है, ये डायपोल है, ये वाला फोर्स जो लग रहा है उस पर, ये उस तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ से फोर्स इधर लग रहा है। ध्यान से देखना, यहां से उस तरफ लग रहा है, यहां से इस तरफ लग रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस डायपोल को ऐसे मूव नहीं कराएंगे आगे पीछे, या ऊपर नीचे मूव तो करा ही नहीं सकते। तो होगा क्या, डायपोल यहां पे रखे रखे, ऊपर वाला फोर्स इसको उधर ले जाना चाहता है और नीचे वाला फोर्स इसको इधर ले जाना चाहता है। तो होगा क्या, ये डायपोल यहीं रखे रखे रोटेट हो जाएगा। इसका जो टॉप एंड है वो उस तरफ चला जाएगा और इसका जो बॉटम एंड है वो इस तरफ चला जाएगा। ध्यान से देखो, इस टॉप एंड से इधर और इससे इधर, इस तरीके से ये जो डायपोल है ये वहां रखे रखे रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे फोर्सेस या ये पेयर ऑफ फोर्सेस कहलाता है कपल, और या आप इसको बोल सकते हैं टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, R क्रॉस F, यानी RF sin थीटा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसमें से F इंटू R sin थीटा अलग कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो टर्म है R sin थीटा, इसको कई बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस टॉर्क, इस फोर्स का जो लाइन है और इस फोर्स का जो लाइन है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन। इस फोर्स की जो लाइन है और इस फोर्स की जो लाइन है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर परपेंडिकुलर। ठीक है,
कैसे निकालेंगे आर परपेंडिकुलर? इस ट्राइंगल में अगर आप यूज करो साइन थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला भी इस एंगल, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा हो जाएगा आर परपेंडिकुलर अपॉन 2a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वहां से आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, आर परपेंडिकुलर आ गया 2a साइन थीटा। अब इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो टॉर्क आ जाएगा। अब फोर्स वी कैन पुट आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। फोर्स हो गया हमारा QE इंटू 2a साइन थीटा। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी। देखिए Q इंटू 2a, यहां पर जो आ रहा है Q इंटू 2a, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा। ये टॉर्क आ गया। टॉर्क बेसिकली हम तभी फाइंड आउट करते हैं जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, और यहां पर हमारा डायपोल जो है वो रोटेट करेगा। फिर से समझ लो इस बात को, ये आपका जो डायपोल था इसमें प्लस क्यू चार्ज ऊपर था, प्लस क्यू वाले पे जो फोर्स लग रहा है राइट की तरफ लग रहा है, और नेगेटिव वाले पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो जैसे ही मैं इस डायपोल को यहां रख के छोड़ूंगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। इसका जो टॉप एंड है वो उस तरफ गया है, और जो बॉटम एंड है वो इस तरफ गया है, और ये रोटेट करेगा कब तक? जब तक इस पे टॉर्क लगेगा। सिंपल सी बात है, जब तक उस पे टॉर्क लगेगा वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस टॉर्क को आप क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। PE साइन थीटा है, अगर आप रिकॉल करें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना था कि ये जो थीटा है ये P और E के बीच का ही एंगल होना चाहिए। फिगर में चेक कर लो, P डायपोल मोमेंट कहां से कहां? नेगेटिव से, ये P वेक्टर है, P वेक्टर जो होता है आपका, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या थीटा वही एंगल है? यहां पे देखो ये वाला, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। तो टॉर्क को आप लिख सकते हैं P क्रॉस E। टॉर्क के लगने से अब क्या होगा? कोई पूछता है टॉर्क लग रहा है तो उससे होगा क्या? टॉर्क के लगने से जो डायपोल है वो रोटेट करेगा, वो अपनी जगह से चल के कहीं नहीं जाएगा। वो ये नहीं कि यहां चला जाएगा, वो अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। अच्छा, कोई पूछता है रोटेट करेगा तो करता रहेगा क्या? फैन की तरह गोल गोल घूमता रहेगा? सिंपल सी बात ये देखिए ना, वो रोटेट कर रहा है टॉर्क की वजह से, तो वो रोटेट तब तक ही करेगा जब तक उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कब तक लगेगा? फॉर्मूले से देखो, जब ये डायपोल रोटेट करेगा, थीटा की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? थीटा पर क्या फर्क पड़ेगा? जब ये डायपोल था यहां पर, ये एंगल थीटा था, जैसे जैसे ये डायपोल, यहां पे देखिए ये डायपोल है, जैसे जैसे ये डायपोल रोटेट करेगा थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, और जब ये डायपोल पैरेलल हो जाएगा ऐसे यहां, तब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये डायपोल रोटेट करेगा लाइक दिस, और जब ये ऐसे आ जाएगा रोटेट करके पूरा, तब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे ही थीटा 0 होगा टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 होते ही टॉर्क 0 हो जाएगा, और डायपोल पे टॉर्क लगना बंद होगा तो वो रोटेट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये डायपोल गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, रोटेशन तब तक होगा जब तक टॉर्क लग रहा है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कौन से ऐसे दो एंगल्स हैं जिस एंगल पर अगर मैं रखूं तो उस पर टॉर्क नहीं लगेगा? फॉर्मूले से देखकर बताओ। इन केसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा।
तो पहला केस हो गया आपका इक्विलिब्रियम का, फॉर्मूले से साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है दो केसेस में। पहला केस जब थीटा 0 है, या दूसरा केस जब थीटा 180 डिग्री है। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो पहला केस 0 डिग्री, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये डायपोल है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे। ध्यान से देखो, ऐसे नहीं बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं है, डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, पी वेक्टर की बात कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ आया हुआ है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अगर मैं फॉर्मूले में 0 डिग्री डालूंगा तो टॉर्क 0 आ जाएगा। तो इस केस को नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे 180 डिग्री वाला केस भी हो सकता है। 180 डिग्री के लिए आपको यह ध्यान देना है, ऐसे अरेंजमेंट आएगा, जो डायपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ आएगा, और ये आपका डायपोल मोमेंट है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इस बार वो 180 डिग्री बनेगा, पर इस बार भी डायपोल पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। यानी अगर ऐसे रख दिया आपने या ऐसे रख दिया तो वो वैसे ही रखा रहेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे रखा तो टॉर्क ही नहीं लग रहा, ऐसे रख दिया डायपोल को तब भी टॉर्क नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में भी टॉर्क नहीं लगेगा, वो रखा रहेगा। टॉर्क तब लगता है जब आप डायपोल को टेढ़ा रखते हो, इंक्लाइन रखते हो। हाँ, आपने इंक्लाइन रखा, अब उस पर टॉर्क लगेगा और अब वो रोटेट करेगा। अगर आप उसको 0 डिग्री पे रख दो या 180 डिग्री पे रख दो तो वो वैसे ही रखा रहेगा। अब ऑब्वियस सा डाउट बच्चे पूछते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल क्यों है, वाई इसको स्टेबल बोल रहे हैं, वाई अनस्टेबल बोल रहे हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। क्लास 11th में हम इस बात को एक बार बता चुके हैं, तो अगर आपको याद है तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ऐड करिए। ये दोनों ही केसेस इक्विलिब्रियम के हैं, पर स्टेबल अनस्टेबल क्यों है वो आपको बताना है। नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक लास्ट चीज और बताओ, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि डायपोल को हम किस एंगल पर रखें कि उसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लगे, फॉर्मूले से बता दो। टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। यानी अगर आप चाहते हो डायपोल पर जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम हो, तो मैं उसको कैसे रखूं? आई शुड प्लेस इट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। इस बार जो आपका P वेक्टर है नेगेटिव से पॉजिटिव, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। टॉर्क जो लगेगा वो PE लगेगा, साइन 91 हो गया। ठीक है, समझ में आया? इस डेरिवेशन को एक बार अपने आप लिखो, कोई कंसर्न है तो पूछो। एक होमवर्क क्वेश्चन लास्ट इसी से रिलेटेड। डायपोल को हम किस एंगल पे रखें so that the torque acting on it is half of maximum value। हमने किस एंगल पर रखा था कि टॉर्क मैक्सिमम लगा था? हमने 90 डिग्री पर रखा था, साइन 91 हो गया था, तो उस पर जो टॉर्क लगा था वो मैक्सिमम लगा था। अब मैं डायपोल को किस एंगल पर रखूं कि उस पे जो टॉर्क लगे वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो? ठीक है ना? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में गलत हो जाएगा, तो प्लीज ध्यान से करिएगा और कमेंट्स में अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, तो अभी तक जो भी कराया है उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इस चैप्टर में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कराकर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करें। उसके बाद फिर हमारा एक क्लास और होगी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। इस चैप्टर में बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं
तो लास्ट क्लास में फिर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।